हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला के अंतर्गत आज पढ़ेंगे हम अंतस्थ व्यंजनों के बारे में। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, कुल कितने होते हैं, और ऊष्म व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल से कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, ये घोष होते हैं या सघोष होते हैं। फिर पढ़ेंगे द्विगुण व्यंजन, फिर पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन और फिर पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। अर्थात आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे 5 टॉपिकों पर: अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और इसको हम बहुत डिटेल से बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब आप पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको एक बार में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसको हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए ज़रा, सबसे पहला है अंतस्थ व्यंजन। तो पहले हेडिंग करेंगे हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन होते क्या हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों के बाद होता है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख के अंदर घूमकर बाहर निकलती है। और अभी हमने कहा कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों के बाद होता है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर कहा, जैसे या और वाह है, या और वाह का उच्चारण, या का उच्चारण ई के बाद आता है और वाह का उच्चारण ऊ के बाद आता है। तो जो हमने कहा कि इनका उच्चारण किसके बाद आता है? स्वरों के बाद आता है। आधे ये स्वर होते हैं, आधे ये व्यंजन होते हैं, इसलिए इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख के अंदर घूमकर बाहर निकलते, वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख के अंदर घूमकर बाहर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 4। जो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा ला वा, जो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या वा रा ला, ठीक है। ये घोष और सघोष, घोष यानी सघोष तथा अल्पप्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? हमारे अल्पप्राण होते हैं। ये घोष यानी सघोष होते हैं और इन्हें निर्नुनासिक भी कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों के कितने नाम हो गए? हम अंतस्थ व्यंजनों को घोष और सघोष भी कहते हैं, इन्हें हम अल्पप्राण भी कहते हैं, या अल्पप्राण होते हैं, घोष और सघोष होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, और इन्हें हम निर्नुनासिक भी कहते हैं। टोटल अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। या, वा, रा और ला। ये अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, चाहे या वा रा का है, चाहे या रा ला वा का है। अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने हैं? 4। इन 4 अंतस्थ व्यंजनों में से शुरुआत के जो 2 व्यंजन जो हमने लिखे हैं, या और वा को हम अर्धस्वर कहते हैं। या और वा को हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। या और वा को हम अर्धस्वर कहते हैं क्योंकि या और वा का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। या और वा का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए या और वा को हम ईसत, स्पर्श तथा संघर्ष भी कहते हैं। इन्हें ईसत, स्पर्श, संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं। या के बारे में समझिए। या का उच्चारण तालव्य से होता है। या का उच्चारण किससे होता है? तालव्य से होता है। या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। या और वा को अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि या का उच्चारण स्वर के बाद होता है। या का उच्चारण किसके बाद होता है? ई स्वर के बाद होता है। यानी या पहले, या व्यंजन बोलने से पहले हम ई स्वर का प्रयोग करते हैं, जैसे या। तो या का जो उच्चारण है वो ई के बाद आता है, या उच्चारण से पहले हम ई का उच्चारण करते हैं, और या हमारा ई से मिलकर बना है, जिसका हम संधि में प्रयोग करते हैं। ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। तो या का उच्चारण ई के बाद होता है, जैसे ई का या।
पहले हम ई बोलते फिर या बोलते, या तो ई पहले बोल रहे, या उच्चारण से पहले ई की स्थिति में होता है, या हम बोले कि या उच्चारण से पहले ई की स्थिति में होता है, या यानी ई से पहले हम ई बोलते हैं, या से पहले हम ई बोलते हैं, तो इसलिए या को अर्धस्वर कहते हैं, क्योंकि ये आधा स्वर आधा व्यंजन होता है। या और वा को हम दोनों को अर्धस्वर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वा का उच्चारण ऊ के बाद होता है, जिस प्रकार या का उच्चारण ई के बाद होता है, उसी प्रकार वा का उच्चारण ऊ के बाद होता है, अर्थात वा बोलने से पहले हम ऊ बोलते हैं, इसलिए और ऊ का संधि में क्या हो जाता है? ऊ का वा हो जाता है, इसलिए या का उच्चारण ई के बाद होता है और वा का उच्चारण ऊ के बाद होता है, इसलिए या और वा अर्धस्वर कहलाते, आधे ये स्वर होते हैं, आधे व्यंजन होते हैं। जिस प्रकार या का उच्चारण तालव्य से होता है, उसी प्रकार वा का उच्चारण होठों से होता है, ठीक है। और या और वा को ईसत स्पर्श भी कहते हैं। जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं, या एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, हम आपसे बोले अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। इन 4 अंतस्थ व्यंजनों को हम संघर्षहीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी इनके उच्चारण में किसी प्रकार कोई संघर्ष नहीं होता है, इन्हें हम संघर्षहीन बोलते हैं। और या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। या का उच्चारण ई के बाद होता है, या बोलने से पहले हम ई बोलते हैं, और वा का उच्चारण ऊ के बाद होता है, या हम यूं कहें कि वा बोलने से पहले हम ऊ बोलते हैं, ठीक है। इसलिए या और वा हमारे अर्धस्वर हैं। अब देखिए जरा रा क्या होता है? हमारे अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। इन 4 में से हम या और वा के बारे में पढ़ चुके हैं, और एग्जाम में पूछा जाता है या का उच्चारण कैसे होता है? तालव्य से होता है। वा का उच्चारण कैसे होता है? होठ से होता है। अगला आता है रा का अर्थ होता है लुंठित। रा को हम लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन या कंपन जात व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखना, इनके कई अन्य नामों से पूछा जाता है। तो रा को हम लुंठित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन और कंपन जात व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन और कंपन जात व्यंजन किसे कहते हैं? हम रा को कहते हैं। तो आइए लुंठित व्यंजन क्यों कहते हैं या क्या है, तो देखिए, तो रा को बोलते समय या रा का उच्चारण करते समय जो जीभ मुख के मध्य तेजी से लड़खड़ाते हुए जब हम रा का उच्चारण रा तो हमारी जीभ लड़खड़ा रही है, तो जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो जीभ मुख के मध्य तेजी से लड़खड़ाते हुए या कंपित होती है। रा आप बोला रा तो ऐसे लगता है जैसे हमारी जीभ कंपन हो रही है, रा जैसे हल रही हो, ठीक है ना। तो कंपित होती है, उसी को हम लुंठित कहते हैं, ठीक है ना। कंपित हो या लुंठित हो, इसलिए हम रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं। रा का उच्चारण मूर्धा से होता है। रा का उच्चारण कैसे होता है? मूर्धा से होता है। जिस प्रकार या का उच्चारण तालव्य से होता है, या का उच्चारण तालव्य से होता है, या का उच्चारण तालव्य से या यानी जीभ हमारे तालू में लग रही है, ठीक है। या जब हम या बोले तो जीभ हमारी तालू में लग रही, तो या का उच्चारण तालव्य से होता है। वाह जब हम वाह बोल रहे हैं, वाह का उच्चारण करें तो हमारे होंठ दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। और जब हम रा का उच्चारण कर रा तो जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी लड़खड़ाने लगती, कंपित होती है, हिलने लगती है, स्प्रिंग जैसे। बोल के देखना। तो और इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आराम से समझा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, फिर बच्चे को रटता है, रटना नहीं आपको। अगला आता है ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला को क्या बोलते हैं हम? पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक होता क्या है कि जब हम ला व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में जो हमारी मुख के अंदर वायु होती है, जब ला का उच्चारण करते हैं तो वायु अंदर के मध्य भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है।
तो ऐसा व्यंजन वर्ण बोलने में हवा जीभ के अगल बगल या जीभ के बगल से निकलते हुए उसे स्पर्श यानी पार्श्विक करती है, स्पर्श करते हुए निकले। ला 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 ला। जब ला बोलते हैं तो जीभ के अगल बगल दोनों गालों के साइड से हमारा हवा निकलती है, स्पर्श करते हुए निकलती है, उसके पार्श्व यानी बगल से निकलती, जीभ के बगल से वायु निकलती है, इसलिए उसको हम पार्श्विक व्यंजन किसको कहते हैं? ला को कहते हैं। और ला का उच्चारण वत्स से होता है। वत्स मतलब होता है दांत और मसूड़े। वत्स क्या होता है? वत्स, ला का उच्चारण वत्स से होता है। अगर ऑप्शन में वत्स है तो ला का उच्चारण वत्स लगाएंगे। वत्स का अर्थ है कि जिनका उच्चारण दांत और दांतों के साथ मसूड़ों को टच करते हुए हो उच्चारण, तो उसको हम बोलते हैं ला, ला यानी वत्स बोलते हैं। तो या का उच्चारण हमारा तालव्य से होता है, वा का उच्चारण हमारा होठ से होता है, रा का उच्चारण हमारा मूर्धा से होता है और ला का उच्चारण हमारा वत्स से होता है, दांत यानी दांत प्लस मसूड़ों से होता है। तो हमने अभी अंतस्थ व्यंजन चारों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है हमने, ठीक है। ये अब आता अंतस्थ व्यंजन के बाद आता हमारा ऊष्म व्यंजन। हम ऊष्म व्यंजन बोले, ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे जिनमें नुक्ता लगा होता है, अरबी फारसी भाषा से जो शब्द अरबी फारसी भाषा से जो हिंदी में 5 व्यंजन वर्ण आए हैं, जिन व्यंजन वर्णों को हम आगत व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो आगत व्यंजन जो का, खा, गा, ज और फा, का, खा, गा, ज और फा, इन 5 आगत व्यंजनों को भी हम ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन क्या होता है कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख के अंदर घर्षण करते हुए बाहर निकले। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख के अंदर घर्षण करते हुए बाहर निकले ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ए अघोष तथा महाप्राण होते हैं। ए अघोष तथा महाप्राण होते हैं। देखिए ऊष्म व्यंजन तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख के अंदर घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इन ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे अघोष और महाप्राण होते हैं। जिस प्रकार अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या होते हैं? घोष यानी सघोष और अल्पप्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे घोष और अल्पप्राण होते हैं, लेकिन जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो अघोष और महाप्राण होते हैं। आगत व्यंजन जो हिंदी में आगत व्यंजन जो अरबी व फारसी भाषा से आए हैं, जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है, ये बिंदी वाला, ये क्या है? नुक्ता। ये भी हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4। जैसे हम बोले सा, ये जो सा है, चारों के चारों ऊष्म व्यंजन देखिए, सा हमारा अघोष और महाप्राण है, लेकिन इसका उच्चारण तालव्य से होता है। सा हमारा अघोष और महाप्राण है, उच्चारण इसका तालव्य से होता है। ये जो सा है इसका भी उच्चारण ये सा है अघोष और महाप्राण है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। ये वाला सा है, यानी तीनों सा जो सा है, ऊष्म व्यंजन तो होते हैं 4, सा और हा। जो तीनों सा हैं, तीनों के तीनों सा एक तो अघोष और महाप्राण है, लेकिन तीनों सा का उच्चारण अलग अलग है। इस वाले सा का उच्चारण है तालव्य से, इस वाले सा का उच्चारण मूर्धा से, इस वाले सा का उच्चारण है वत्स से। वत्स बोले जो दांत और मसूड़ों को हम वत्स बोलते हैं, यानी जिनका उच्चारण दांत के साथ साथ मसूड़ों को घर्षण करते हुए निकले उसे हम वो सा बोलते हैं, वत्स बोलते हैं, ठीक है ना। और सा का उच्चारण किससे होता है? वत्स से। और हमारा ला का उच्चारण भी किससे होता है? वत्स से होता है। ला का उच्चारण भी किससे होता है? वत्स से होता है, जो हम अभी अंतस्थ व्यंजन में पढ़ चुके हैं। अगला अब आता है इम्पोर्टेंट हा। हा हमारा इम्पोर्टेंट है। तो हा देखिए क्या है? हा, तो हा हमारा
इन ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजनों में से 3 तो हमारे अघोष और महाप्राण है, लेकिन जो हा आता है वो हमारा घोष यानी सघोष और अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों महाप्राण के अंतर्गत, ये तीनों महाप्राण और अघोष के अंतर्गत आता है। ये जो हा है वो हमारा घोष और अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। हा को हम स्वर यंत्रमुखी कहते हैं, हा को हम स्वर यंत्रमुखी कहते हैं, और हा को हम काकल भी कहते हैं। काकल मतलब होता है कंठ के यहाँ के स्वर तंत्रियाँ होती, यहीं से हा का उच्चारण होता है। हा का उच्चारण कंठ या पुलिजिह्वी या काकल से होता है। इम्पोर्टेंट है, हा के बारे में ध्यान रखना। हा को हम स्वर यंत्रमुखी भी कहते हैं, हा को हम काकल भी कहते हैं। काकल मतलब कंठ के यहाँ के हिस्सा को हम काकल बोलते हैं, ठीक है। कंठ से थोड़ा सा हिस्से को हम क्या बोलते हैं, काकल बोलते हैं। और इसका उच्चारण कंठ से, या हम इसको काकल से बोलें या पुलिजिह्वी से होता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, कंठ से, पुलिजिह्वी और काकल से होता है। तो हमने पढ़ा है ऊष्म व्यंजन के बारे में बहुत डिटेल से। अब आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण यानी द्विगुण के अंदर क्या आता है, ड़ा और ढा, ठीक है। ड़ा और ढा आता है, ड़ा और ढा, ये दोनों अगर ये देखा ड़ा और ढा ये दोनों देखा जाए तो ये डा और ढा का विकसित रूप है, जिनमें बिंदी लगी है और जिनमें बिंदी नहीं लगी है, ठीक है। तो जिनमें बिंदी दोनों लगी है तो ये डा और ढा का दोनों विकसित रूप है। और ये जो ड़ा और ढा है ये अरबी और फारसी भाषाओं से लिया गया है। इन दोनों व्यंजन वर्णों में अरबी और फारसी भाषाओं के गुण पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको द्विगुण व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तो इनमें 2 भाषाओं के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और देखा जाए अगर इसमें इस वाले को हम बोलते हैं डा को, इस डा को बोलते हैं हम, इस डा को बोलते हैं हम अल्पप्राण, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्पप्राण, और इसको हम बोलते हैं महाप्राण, ध्यान रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्पप्राण, इसको बोलते हैं हम महाप्राण बोलते हैं। इन्हें हम द्विगुण व्यंजनों को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर, इनके उच्चारण में इनके उच्चारण में जब उच्चारण करते तो जीभ हमारी पहले ऊपर उठती है, ठीक है। ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, पहले जीभ मुंह के अंदर ऊपर उठती है, ऊपर उठकर पहले मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर नीचे गिरती है, और नीचे फिर क्या करती है, गिरती है और वायु बाहर निकालती है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजनों को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इस द्विगुण व्यंजनों के अन्य नाम और हैं अश्रिप, संकर वर्ण, ताड़नजात वर्ण। तो इसके देखिए द्विगुण व्यंजन के कितने नाम हैं। द्विगुण व्यंजनों को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इनको हम अश्रिप व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन को हम संकर वर्ण भी बोलते हैं, और द्विगुण व्यंजन को हम ताड़नजात भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये ताड़नजात हो गया, ये आपका संकर वर्ण हो गया, ये आपका अश्रिप हो गया, और ये आपका उत्क्षिप्त हो गया, और ये आपका द्विगुण हो गया। जिस तरह से सवाल बन सकते हैं या प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे, वो हमने सारे तरीके से लिख दिए, बता दिए। अब देखिए इन द्विगुण व्यंजनों का प्रयोग या तो शब्द के मध्य में प्रयोग होगा, इन दोनों व्यंजनों का प्रयोग या तो शब्द के मध्य में होगा या शब्द के लास्ट में होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए, जैसे हम कहा सड़क, सड़क, पेड़ और पढ़ना, तो देखिए इसका बीच में है, ये भी बीच में और ये भी बीच में, और ये लास्ट में है, ठीक है। तो इन दोनों व्यंजनों का प्रयोग या तो शब्द के मध्य में होगा या उसके शब्द के अंत में होगा। अब द्विगुण व्यंजनों के बाद आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन समझिए होता क्या है। द्वित्व व्यंजन यानी समान व्यंजनों को जब एक आधा व्यंजन वर्ण हो और एक पूरा व्यंजन वर्ण हो तो उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। फिर से सुनिए, एक आधा व्यंजन वर्ण हो और एक पूरा व्यंजन वर्ण हो तो उसको हम द्वित्व व्यंजन वर्ण कहते हैं। और द्वित्व व्यंजन वर्ण देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे कच्चा तो आधा चा और पूरा, कच्चा, पक्का, दिल्ली,
बिल्ली, कुत्ता, उन्नत, मशक्कत और दिक्कत। तो जिनमें आधा वर्ण व्यंजन वर्ण एक पूरा व्यंजन वर्ण हो या दो समान व्यंजन वर्णों से जो व्यंजन वर्ण बनते हैं उनको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अभी हमने 4 अंतस्थ व्यंजनों के बारे में समझा, ऊष्म व्यंजनों के बारे में समझा, द्विगुण व्यंजनों के बारे में समझा, द्वित्व व्यंजनों के बारे में समझा। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजनों को हम बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब है संयोग करके बनाए, यानी दो व्यंजनों को जोड़ करके बनाए गए वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो वे व्यंजन जो दो असमान व्यंजनों से, जब दो असमान व्यंजनों को हम जोड़ देते हैं या जो वर्ण दो असमान व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन संयुक्त व्यंजन की संख्या कुल कितनी होती? 4, छत, त्र, ज्ञ और स्र। हमारे हिंदी में संयुक्त व्यंजन तो बहुत हैं, बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हैं, लेकिन हमने मूल रूप से जो संयुक्त व्यंजन माने हैं वो हमने माने हैं 4, जो छत, त्र, ज्ञ और स्र। इन 4 संयुक्त व्यंजनों को हमने मूल व्यंजनों में सम्मिलित नहीं किया है। फिर से सुनिए हमने क्या कहा, इन 4 संयुक्त व्यंजनों को हमने मूल व्यंजनों में संयुक्त नहीं किया, क्योंकि ये जो 4 संयुक्त व्यंजन बनते हैं छत, त्र, ज्ञ और स्र, ये चारों के 4 संयुक्त व्यंजन उन्हीं 33 मूल व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि देखिए छत्र का यहाँ पर देखिए का और सा से मिलकर बना है, तो का और सा ये दोनों हमारे किस में आते हैं? मूल व्यंजन वर्णों में आते हैं। त्रा ता और रा से मिलकर बना है, तो ये ता और रा हमारे किस में आ जाते हैं? मूल व्यंजन वर्ण में आ जाते हैं। ज्ञ जा और या से मिलकर बना है, ये भी हमारे मूल व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और स्र सा और रा से मिलकर बना, ये भी हमारे मूल व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ये चारों के चारों जो संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं, ये इनको हमने इसीलिए मूल व्यंजनों में सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि मूल व्यंजनों में ए वाले वर्ण पहले से उपस्थित है, और ये जो छत्र, ज्ञ और स्र ये बने हैं इन्हीं मूल व्यंजनों के वर्णों से मिलकर के बने हैं, इसलिए इसको हमने सम्मिलित मूल व्यंजनों में नहीं किया है। का और सा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, का और सा में हलंत लगा देंगे, आ बाहर निकाल लेंगे। इसी पर ता और यहाँ से रा में हलंत लगा देंगे, तो यहाँ से आ अलग कर लेंगे। जा और या में हलंत लगा देंगे, आ अलग कर लेंगे। सा और रा में हलंत लगा दे, आ। तो इनको हम दो तरह से लिख सकते हैं। अब आता है, ये हम बता चुके हैं कि संयुक्त 4 व्यंजनों को मूल व्यंजन में शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि 4 संयुक्त व्यंजन मूल व्यंजनों से मिलकर बने हैं। संयुक्त व्यंजन एक और हम बताएं, ये जो संयुक्त व्यंजन है छत्र, ज्ञ और स्र, इनको हम दूसरी तरह से नहीं लिख सकते। कैसे दूसरी तरीके से? समझिए, जैसे हम कक्षा, तो जैसे कक्षा हम लिख रहे हैं यहाँ पर कक्षा, तो हम छा को कभी भी हम का और सा के रूप में नहीं लिख सकते। आप सोचो कक्षा, अब आप सोचो कक्षा और छा को हम का और सा लिख दें, तो ऐसा लिखने का प्रावधान हिंदी में नहीं है। जिस प्रकार जैसे ये भा है, तो ये भा और हमने ये किया ये झा, ठीक है। ये जो झा, इन दोनों को हमने अमानक वर्ण माना है, ठीक है ना। तो ये भा और झा हमारे जो पहले ऐसा लिखते थे, ये दोनों हमारे अमानक वर्ण हैं। अगर आप सोचो कि हम छा को इन दोनों में तोड़ करके लिख दें, तो ऐसा लिखने का प्रावधान हिंदी में नहीं है, और हम इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन संयुक्त व्यंजनों को दूसरी तरह से नहीं लिख सकते। जैसे हम बोले त्रिशूल, तो त्रिशूल में ये तो हो गया तिर को समझे, तिर जो तिर बना वो ता और रा से बना है, और ता की जगह हम क्या कर दें, तिर की जगह हम क्या कर दें, ता और रा लगा दें और फिर सूल कर दें, तो हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते। ऐसे मित्र को तो मित्र ऐसा लिखने का प्रावधान नहीं है। अब देखिए जरा हम आगे समझा रहे कि यहाँ पर इसको हम साफ कर दे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, या नोट्स कर सकते हो, और यहाँ हम इसको हम और तरह अच्छे से हम समझा दे। तो जरा समझिए, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे एक एक करके यहाँ बता रहे हैं
तो समझते जाना, ठीक है। जैसे कि हम द्वा और प्लस वा करें तो जो हो जाएगा हमारा द्वा हो जाएगा। तो देखो द्वारा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं द्वारा, और द्वारा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दा के नीचे हलांत लगा दें वा और रा, ठीक है। तो इस द्वारा को या दा और वा को हम दो तरह से लिख सकते हैं, ये हम सही से लिख दें आपको, ठीक है। तो इस द्वारा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और दा में हलंत लगा दें तो इसे, यानी ये भी हमारे संयुक्त व्यंजन वर्ण है। हिंदी में ये भी हमारे संयुक्त हैं, लेकिन इन संयुक्त व्यंजनों को हम दो तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इनको हम दो तरह से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता हमारा जैसे कि यदि हम कह दें दा और प्लस धा, आधा दा और धा मिलकर के क्या बन जाएगा, आधा धा, ठीक है। तो इसको हम जैसे हम बोले शुद्ध है, तो शुद्ध एक तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और एक शुद्ध हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हलंत लगा देंगे ये दे, यानी शुद्ध को हम दो तरह से लिख सकते हैं। समझ में बात को। अगला देखिए जरा, यहां पर अगर हम कर दे द और प्लस या तो ये बन जाता है ध, ठीक है। विद्यालय, तो देखो जब हम लिखते हैं विद्यालय बोलते विद्यालय, ठीक है ना। तो दा और या मिलकर धा बनता है, जिसको हम बोलते हैं विद्यालय। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज बताएं हम आपको, जैसे कि यहां समझना, जैसे कि हा, ये आधा हा और प्लस या अगर हम क्या कर दें ना, आधा हा और ना, तो जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए, तो हा के नीचे आधा ये ना हो जाएगा, ये वाला ना यहाँ पर ना आएगा। जब हम लिखते हैं जैसे चिन्ह, तो ये चिन्ह हमारा गलत है, सही चिन्ह हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सही चिन्ह होता है, यहाँ हा के नीचे यहाँ ना लगा दें तो ए चिन्ह हमारा सही होता है। या इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, वो देखो कैसे तरह लिख सकते हैं, हा के नीचे हलंत लगा दे चिन्ह, तो या तो हम ऐसे चिन्ह लिख सकते हैं। और देखिए जरा, अगर हम कह दें यहाँ पर हा हलंत लगाया और प्लस रा, तो जब ये बनेगा तो हा और ये उड़ जाएगा रा, या नीचे आएगा यहाँ पर हैरस, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर हैरस, तो हैरस ऐसे लगा जाएगा, यानी जो रा यहाँ पर आएगा इसके अंतर्गत आएगा हैरस, ठीक है। अगला देखिए जरा, यहाँ पर हा और प्लस यहाँ री लगा दें तो ये बन जाएगा हमारा, ये यहाँ पर री आएगा, हा के नीचे नीचे ऐसे री होगी, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं हृदय, तो हृदय हमारा ऐसा लिखा होना चाहिए, लेकिन हम उल्टा सीधा कुछ भी बना लेते हैं। अब देखिए जरा, जैसे कि हम कहते हैं हा हलंत लगा दो वाह, तो ये बन जाएगा हा, देखिए तो यहाँ पर वाह आएगा, यहाँ पर वाह आएगा, इसके हा के अंदर आएगा हा। जैसे कि हम लिखें यहाँ पर आह्वान, तो ये होता आवाहन, या आ हा और उसके नीचे आवाहन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आवाहन हो गया। अब देखिए जरा यहाँ पर, या फिर हम क्या लिख दें यहाँ पर आहवान, ऐसा भी हलंत लगा सकते हैं हा के नीचे। अब देखो यहाँ पर एक चीज और, हा और प्लस माँ, तो हा और माँ मिलकर के हमारा माँ यहाँ आएगा, हा के अंतर्गत माँ आएगा। जैसे कि हम लिखते हैं ऐसा, एक तो ब्रह्म ऐसे लिख सकते हैं, और या कहीं कहीं ब्रह्म आपका ऐसे भी लिखा जाता है, इसके अंतर्गत माँ लगा होता है। तो इनको दो तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन इन संयुक्त व्यंजनों को हम दो तरह से, चार जो संयुक्त व्यंजन हैं उनको हम दो तरह से नहीं लिख सकते हैं। जैसे एक और देखो, सा और प्लस री, तो ये बन जाएगा ये, और ये श्रृंग बनेगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं श्रृंगार, ठीक है ना। तो हमारा उच्चारण या जो लिखने का संयुक्त व्यंजन है वो हमारा सही होना चाहिए। तो हमने इसको बहुत डिटेल से सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।